नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास बेनज़ीर दरिया किनारे का ख्वाब का 10वां भाग। मैं सवेरे चाय नाश्ता लेकर पहुँची तो देखा कि रोज़ जल्दी उठने वाली अम्मी लेटी हुई हैं और कर आ रही हैं। पूछा तो बड़ी मुश्किल से इतना ही बता सकी कि छाती में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने जल्दी से उन्हें दवा खिलाई, लेकिन वह उसके बाद पानी भी पी नहीं सकी, बेहोश हो गई। मैं घबरा उठी कि क्या करें। हर बार की तरह इस बार भी मुन्ना उनके परिवार को याद किया। सबने हमेशा की तरह मदद की। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद मुन्ना ने कहा, इन्हें सीवियर हार्ट अटैक पड़ा है, हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर बता रहे हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। एज ज़्यादा होने के कारण भी ज़्यादा हाई रिस्क सर्जरी है। तुम्हें तुरंत फैसला करना है कि सर्जरी करानी है या नहीं। सर्जरी से उनके ठीक होने की संभावना ज़्यादा है, वहीं न कराने पर कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा, तुम ही बताओ क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अम्मी ही तो रह गई है मेरे साथ, वह भी नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी, किसके साथ रहूँगी। कहते कहते मैं रोने लगी। तब उन्होंने चुप कराते हुए कहा, देखो, तुम्हें हमेशा की तरह ये इस समय भी बहादुरी से काम लेना है। फैसला तुम्हें ही करना है। मैं हर मदद के लिए हर कदम पर तैयार हूँ, हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम यह भी देख रही हो कि मेरा पूरा परिवार भी साथ है, मगर तुम्हारी अम्मी है, इसलिए फैसला तुम्हारा ही होगा। समय नहीं है बिल्कुल, इसलिए जल्दी करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पैसा ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा, जो डॉक्टर कहे वही करूँ, मगर इस समय तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पैसा तो बहुत लगेगा, कहाँ से लाऊंगी। मैंने कहा, चिंता न करो, पहले उनकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की व्यवस्था मैं कर लूँगा। मुन्ना की बातों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने तुरंत सर्जरी के लिए हाँ कर दिया। उनका परिवार जिस मजबूती के साथ मेरी मदद कर रहा था, उससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं इस हिम्मत के साथ अम्मी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। इस हालत में मुझे कई बार अपना परिवार बहुत याद आया, लेकिन सोचा क्या सोचना ऐसे परिवार का जो गैरों से भी ज़्यादा गैर है। देखूं तो सही मायने में मुन्ना और उनका परिवार ही असली परिवार है। किस तरह रुपए पैसे जी जान से लगे हैं, उनकी मदद ही है कि देखते देखते शहर के सबसे बढ़िया सबसे महंगे हॉस्पिटल में सर्जरी हो गई। मगर मेरी बदकिस्मती भी मेरे दामन से चिपकी रही। सर्जरी के 3 दिन बाद ही अम्मी को होश नहीं आया। 3 दिन बाद भी अम्मी को होश नहीं आया। लगातार वेंटिलेटर ही सहारा बना हुआ था। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। अम्मी की सेहत के साथ साथ मुझे लगातार हॉस्पिटल के बढ़ते बिल की भी चिंता सता रही थी, परेशान कर रही थी। मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती और मुन्ना घर बाहर बिजनेस हर जगह हाथ पैर मार रहे थे। उनके घर वाले बराबर साथ ना देते तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। जब वो आते तो मैं 2-3 घंटे सो पाती। देखते देखते 2 हफ्ता बीत गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए थे। मैं उनसे पैसे की बात करती तो वह कहते इंतजाम हो जाएगा। 15वें दिन मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलते ही रो पड़ी। मेरा रोना देखकर मुन्ना के चेहरे पर ऐसे भाव आए मानो पूछ रहे हूँ, अम्मी सलामत तो है। मैंने कहा, कुछ राहत नहीं मिली, हालत जैसी थी वैसी ही बनी हुई। तो उन्होंने पूछा, फिर क्यों रो रही हो, क्या बात है। उनके कई बार पूछने पर मैंने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है कि। उन्होंने मेरा इशारा समझते हुए पूछा कि तुम्हें कन्फर्म है। मैंने कहा, मुझे लग ऐसा ही रहा है। 3 बार प्रेगनेंसी किट के जरिए टेस्ट किया तो हर बार पॉजिटिव ही आया। हम दोनों परेशान हो गए कि इस हालत में क्या करा जाए। बड़ी उधेड़बुन के बाद मुन्ना ने कहा, इन हालात में एक ही रास्ता है कि अबॉर्शन करवा दिया जाए। लेकिन मैं बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, या हमारी जान है। मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ही नहीं हमारी भी जान है, लेकिन ज़रा सोचो, तुम्हारी अम्मी की जो हालत है उसे देखते हुए 3-4 महीने उनसे बात की ही नहीं जा सकती।
बल्कि बाद में भी नहीं, क्योंकि ठीक होने के बाद भी इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। हम अपने लिए उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते ना। दूसरे, तुम बता रही हो कि दूसरा महीना भी निकल चुका है, 3 के बाद तो कानूनन भी नहीं करा पाएंगे। ऐसे में जब पेट बढ़ जाएगा तो दुनिया पूछताछ करेगी। एक बार सब ठीक हो जाए फिर आगे से क्या आगे करेंगे जो कुछ देखा जाएगा। मगर कैसे, क्या होगा सर? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, इस हॉस्पिटल के बगल वाले हॉस्पिटल में मैटरनिटी सेंटर है। जहाँ तक मुझे मालूम है बात दिन भर की है। तुम्हें 1 दिन ही रखेंगे, बहुत हुआ तो तुम्हें 2 दिन तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अम्मी को मुझे दोनों जगह कैसे करोगे? मैंने पूछा तो मुन्ना ने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं यहाँ वहाँ दोनों जगह संभाल लूँगा। नहीं हो पाएगा तो अम्मा को मदद के लिए बुला लूँगा। मैंने कहा वो गुस्सा हुई तो उन्होंने कहा मुझे यकीन है ऐसी स्थिति में वह कुछ नहीं कहेंगे। अगर कहा भी तो कहूँगा कि हालात नॉर्मल हो जाए तब बात करूँगा। मुन्ना की अथक कोशिशों के चलते मैंने 3-4 दिन में ही काफ़ी संभल गई। हालांकि मेरा दिल बराबर रोया, आंखों के आंसू कई दिन तक नहीं सूखे। अपनी जान को अपने से जुदा करने के बाद मुन्ना भी बहुत उदास रहे। उनके चुप होने पर मैंने कहा एक तरह से उन्होंने आपकी अम्मी आपके लिए अपनी पहली ही संतान को बलिदान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और त्याग हो सकता है। बेनजीर मेरी यह बात सुनकर बोली, सही कह रहे हैं आप, इससे बड़ा बलिदान और हो ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत में तो पहले से ही कुछ और लिखा था। हमारा बलिदान भी उसे बदल नहीं सका। हालात ने हमारे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। अम्मी के लिए मुझे यह करना ही था, क्योंकि उनके अलावा मेरे पास और कोई नहीं था। जिस अम्मी की सेहत के लिए हमने अपने बच्चे को भी कुर्बान कर दिया, वह भी 2 महीने बाद ही दुनिया से कूच कर गई। हमारे बच्चे ही की तरह बिना आंखें खोले, मुझसे 2 बोल बोले बिना ही कि अरे बहन जी काहे मेरे लिए परेशान हो रही हो। वह होश में होती तो निश्चित ही यही कहती, लेकिन उनसे कैसे कहूँ कि बिन बोले ऐसे तन्हा छोड़ जुदा होकर तो तुमने मुझे हमेशा के लिए परेशानी में डाल दिया है। या कहते कहते बेनजीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह अपना रोना मेरे सामने रोक नहीं सकी। उनका यह दर्द सुनकर मैं भी भावुक हो गया था। उनके टपकते आंसुओं को कुछ देर देखने के बाद आखिर मैंने शांत होने के लिए कहा, सांत्वना दी। मुझे लगा कि अब इस माहौल में और आगे बात करना अच्छा नहीं है, यह अमानवीय कृत्य होगा। मैंने कहा, बेनजीर जी, मेरी वजह से आप काफ़ी दुखी हुई, मुझे बेहद अफसोस है। आगे की बातें हम लोग फिर कभी कर लेंगे। तो बेनजीर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बातें जब शुरू हो जाती तो खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। इनके बह जाने के बाद कुछ रिलैक्स भी कर रही हूँ। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं आज ही सब कुछ कह सकती हूँ। मैंने कहा, रियली यू आर अ ब्रेव लेडी। मैं भी सुनने को तैयार हूँ। एक ऐसा माहौल बन गया है, एक माहौल सा बन गया है ना। मेरी बात पर बड़ी मंद सी मुस्कान के साथ बेनजीर बोली, माहौल बना लेने के भी आप बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। वैसे मैं यह कह रही थी कि मैं आत्महत्या कर लेती अगर मुन्ना और उनका परिवार उस समय साय की तरह मेरे साथ खड़ा नहीं होता। सभी इस तरह मेरे साथ लगे रहे जैसे मेरे ही सगे हैं, मेरे ही परिवार के लोग हैं। पहले दिन जब रात में मैं अकेली ही रही घर पर तो उनकी अम्मा ने आधी रात सोते सोते तक कई बार फ़ोन कर कहा, बेटा चिंता संकोच मत करना, कोई ज़रूरत हो तो तुरंत फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। उनकी बातों से मुझे बड़ा बल मिला। नई घर में अम्मी के जाने के बाद मैं अकेले खौफ से ही मर जाती। मुन्ना के बारे में बताने की ज़रूरत है, वह रात भर जागा, वीडियो कॉलिंग करके बराबर मेरे साथ बना रहा। पूरे परिवार से हद दर्जे तक रुपए पैसे जज्बाती सारी मदद मिलने के बावजूद अम्मी के इंतकाल ने मुझे तोड़कर रख दिया।
मैं एकदम खोखली हो गई। काम धंधा अस्त व्यस्त हो गया। मुन्ना बड़ी मुश्किल से अपना काम चलाए रख पा रहे थे क्योंकि परिवार साथ था। ऐसे में मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि हॉस्पिटल का लाखों का जो बिल मुन्ना ने अपने घर वालों से छिपा कर दिया है उसे कैसे वापस करूं। मेरे पास तो मुश्किल से 2 लाख ही मिले थे। इंतकाल के बाद जितना खर्चा हुआ वह सब भी उन्होंने ही किया। पूरे परिवार ने हर स्तर पर सहयोग किया था। मैयत कब्रिस्तान से लेकर रियाज जायदा बस दिखाने भर को है। गुसल के वक्त जरूर जायदा ने साथ दिया था और जो 4-6 लोग आए उन्हें चेहरे से इतना ही जानती थी कि मोहल्ले के हैं। नाम तो किसी का पता ही नहीं था। दिलासा देने कहने को दर्जन भर चाचियाँ आई। दिलासा भी अल्लाह ताला करके खूब दी। जाते जाते कहेगी कि तुम परेशान ना हो, हम सब तेरा ख्याल रखेंगे हमारे लिए। जैसी मेरी बेटियाँ वैसे तुम। सभी ऐसी ही अपनी अपनी बेटियों के बराबर मुझे दर्जा देकर हमेशा मददगार बने रहने की बात करके चली गई और फिर लौटकर कभी किसी ने एक बार को भी चेहरा नहीं दिखाया। मैं तो भूखों ही मर जाती अगर मुन्ना की अम्मा खाना ना भिजवाती। मुझे फ़ोन करके कहती कि बेटा तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबके साथ तुम्हारा भी बनता है रहेगा। जब तुम्हारी तबीयत संभले तो बनाना। खाना नौकरानी से ही भिजवाती। लड़कों को नहीं भेजती कि कहीं कोई कानाफूसी ना हो। आखिर संकोच के चलते मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। जबकि घर में ही रह रहे जाहिदा रियाज मैयत जाने के बाद बस एक बार आए। ऊपर से न रात देखे न दिन, जब देखो तब पलंग तोड़ते रहते थे। पहले देखने सुनने की कोशिश करने पर ही मालूम होती थी बेशर्मों की खुराफात। अम्मी का डर था, लेकिन उनके जाने के बाद तो लगता जैसे मुझे सुना सुना कर बेशर्मी करते हैं। अब तक पानी नाक नहीं सिर के ऊपर चला गया था। मैंने सोचा अगले महीने खाली कर देने के लिए बता देती हूँ। इन स्वार्थियों को अब बाहर करके रहूँगी। मैं कई दिन बड़ी गमगीन सोचती रही थी कि अब क्या करें। जहाँ बरसों पहले खड़ी थी अब तो हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हो गए। पहले माली हालत जो भी थी कम से कम अम्मी तो थी, मगर अब तो काम धंधा सिफर हो गया है। आगे पीछे कोई बचा नहीं। इतना बड़ा मकान अब गुंडे बदमाशों की नज़र लगते देर नहीं लगेगी। पहले तो हर कदम पर बातें बताने समझाने वाली थी अम्मी, अब कौन? मुन्ना। अब हर बात पर यही नाम दिमाग में घुसता। आखिर मैंने क्या करें, क्या ना करें? काम धंधा कैसे फिर से खड़ा करें? इन मसलों पर मैंने मुन्ना से बात करने की सोची। मोबाइल उठाया उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुरंत ही रख दिया। यह सोचकर कि मोहल्ले वाले 4 बातें करेंगे, वह भी अपने काम धंधे में लगे होंगे, रात मोबाइल पर ही सलाह मशविरा कर लूँगी। रात को मैंने मुन्ना से बड़ी लंबी बातचीत की, अपनी सारी परेशानी बताई। कहा अम्मी को गए 2 महीना हो गए हैं, अब मैं जल्द से जल्द काम धंधा शुरू करना चाहती हूँ। मुन्ना बार बार कहते कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, कि तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे कटेगा तुम्हारा जीवन। अब सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी बीवी हो। शादी नहीं की तो क्या, पति पत्नी तो हैं ही, तन मन से एक है ही। तुम्हें फिर भी अगर कहीं से किसी तरह का शक शुबह है तो परेशान ना हो, कुछ समय और हो जाने दो, फिर जल्दी ये रस्म रिवाज को भी निभाएंगे। जैसे कहोगे उस तरह से शादी कर लेंगे। उनका जवाब मैं जानती थी। मैंने कहा शक शुबह की बात तो मैं सोचती ही नहीं, ऐसा मेरे मन में कभी भी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि और बहुत सी खवातीनों की तरह मैं घर की 4 दीवारी में कैद होकर खाली चौका बर्तन झाड़ू पोंछा मैं अपना जीवन न खपा दूँ। मैं तुमसे बार बार पहले भी कहती रही हूँ कि मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बड़ा काम करना चाहती हूँ। इतना कि लोग इंद्रानुई किरण मजूमदार की तरह मेरी मिसाल दें कि देखो बेनजीर ने कितना बड़ा काम किया। लोग मेरा नाम लेकर अपनी बच्चियों को कहें कि देखो बेनजीर की तरह अपने
माँ बाप का नाम रोशन करूँ। मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर तक, इतना आगे जाना चाहती हूँ कि दुनिया का हर आदमी औरत हम दोनों के जितना आगे जाने की कोशिश करे, वैसा ही बनने का ख्वाब देखे। यह सुनकर मुन्ना ने कहा, ठीक है, अभी कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर कदम बढ़ाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा ख्वाब पूरा कराने में मेरा साथ जरूर दोगे। एक तुम ही हो जो अब मेरे जीवन में मेरे ख्वाबों को सजाओगे, संवारोगे। सुनो, इसी से जुड़ी एक बात और कहना चाहती हूँ। तो मुन्ना ने कहा, क्या है, बताओ। तो मैंने कहा, देखो, तुम काशी में कह रहे थे कि अपने काम धाम के हिसाब से लखनऊ से ज़्यादा मुफीद काशी है। हाँ, मैंने कहा था। तो मैंने यह तय किया है कि अब हम यहाँ से काशी ही जाकर बसेंगे, वहीं नए सिरे से अपना काम धाम शुरू करेंगे, वहीं शादी करके। मैं इतना कहकर चुप हो गई, बात अधूरी छोड़ दी मैंने। तो मुन्ना ने मेरी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ बोलो बोलो, शादी करके। वह जानबूझकर मेरे मुंह से बच्चों की बात कहलवाना चाहते थे, मुझे शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा, धत, मालूम तो सब है, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं कहूँगी। आधी बात मैंने कही, आधी तुम पूरी करो। मुन्ना ने कहा, ठीक है, तो मैं पूरी करता हूँ। शादी करके ढेरों बच्चे पैदा करेंगे, हर साल एक। मैंने कहा, नहीं नहीं, ढेर सारे बिल्कुल नहीं, बस 2 ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, बच्चे पैदा करने वाली मशीन बिल्कुल नहीं बनूंगी। उसने कहा, ठीक है, 2 तुम्हारे मन के, 2 हमारे मन के। ठीक है, आखिर अपनी बात मनवा ही लेते हो गए ना ढेर सारे? मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो वह बोला, नहीं, ढेर सारे तब होंगे जब दर्जन भर होंगे। एक काम और तुम्हारे मन का है कि हर साल नहीं, तीसरे साल पैदा करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, जब मन हो तुम्हारा तब पैदा करूँगा। अब सबसे ज़रूरी बात सुनो। उन्होंने कहा, सुनाओ। मैंने कहा, देखो, मैं 1.5-2 महीने में ही यहाँ से छोड़कर काशी चल देना चाहती हूँ। वहाँ जाकर मकान का इंतजाम करने की बात तो अम्मी की तबीयत के चलते रुक गई थी। अब वहाँ जाकर सारा इंतजाम कर लो, फिर यहाँ से चल देंगे। और यहाँ का मकान, सामान, इनका क्या करोगी? मुन्ना ने यह पूछा तो मैंने कहा, मैंने यह सब सोच लिया है। यहाँ एक कमरा बंद करके अपने पास रखूँगी, बाकी में 2 किराएदार रखूँगी। रियाज का किराया आज के हिसाब से बढ़ा दूँगी, देता है तो ठीक है, नहीं तो कह दूँगी खाली कर दो। नया किराएदार रखूँगी, काम का जितना सामान आसानी से लेकर चला जा सकेगा उतना ही ले चलेंगे। बाकी सब यहीं बेच देंगे, जो पैसा मिलेगा उससे वहाँ खरीद लेंगे। हर महीने यहाँ जो किराया मिलेगा उससे वहाँ मकान का किराया निकल आएगा। फिर आगे जब पैसा इकट्ठा कर लेंगे तब वहाँ मकान बनवा लेंगे। यह सुनकर वह बोले, अरे वाह, तुम तो सारे काम का प्लान बनाए बैठी हो, बड़ी तेज निकली। मैंने कहा, मैं कई सालों का पूरा प्लान तैयार किए बैठी हूँ। इतने दिन में तुम्हारे साथ कुछ तो सीख ही लिया है। एक बात और सुनो, मेरे पास करीब 2 लाख रुपए हैं। तुमने अम्मी का सारा खर्च उठाया, मुझसे एक पैसा नहीं लिया, कहा बाद में देखेंगे। तो अब जो है वही ले लो, काम जल्दी से जल्दी करो। यह सुनकर वह बोले, क्या तुम बार बार पैसे की बात करती हो? मियाँ बीवी के बीच कुछ बटा होता है क्या? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं वह बात नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब है कि अम्मी के इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हुए। पैसों की तंगी होगी, इसलिए ये पैसे लेकर काम चलाते रहो, आगे जो होगा देखा जाएगा। तब वह बोले, चलो जैसी ज़रूरत होगी देखेंगे। कोशिश करता हूँ कि 1.5 महीने में सारा इंतजाम कर लूँ ठीक से, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मकान लल्लापुर में ही लेना। वह जगह मुझे अच्छी लगी, अपने काम धाम के लिए मुफीद भी है। मैंने अपनी बात खत्म करके एक गहरी सांस ली, गला सूखने पर पानी पिया। कुछ देर बैठी रही ज़मीन पर ही, अपने कपड़े भी पहले ही की तरह सामने दीवार पर दे मारी थी। अब न जाने क्यों अपने कमरे में रात होते ही कपड़े बदन को चीरते हुए ऐसे लगते थे। अम्मी के जाने के बाद मैंने उनका कमरा साफ सुथरा करके बंद कर दिया था। उनकी बड़ी सी फोटो भी फ्रेम करके लगवा दी थी दीवार पर, जिसे मैंने काशी जाते समय मोबाइल से खींचा था। एक और फोटो उसी के सामने वाली दीवार पर लगाई थी, जिसमें मैं अम्मी के साथ थी।
या भी मोबाइल से मैंने सेल्फी ली थी जिसमें हम दोनों हंस रही थी। माँ के हाथ में वो ट्रॉफी थी जिसे मैंने बाराबंकी में जीता था। वहाँ से लौटने के अगले ही दिन या फोटो खींची थी, उसी समय मैंने उन्हें जीवन में पहली बार हंसते हुए देखा था। कमरे में उस समय मुझे अम्मी की बेतरह याद आ रही थी। रात 1:30 बज रहे थे, आंखें भारी हो रही थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। पिछले कई दिनों की तरह फिर से अम्मी से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। ख्यालों में ही मुझे लगता जैसे वो मुझे एकदम देख सुन रही है। मेरे होंठ फड़कने लगते थे, मेरे होंठ फड़क रहे थे उस समय। मैं धीरे धीरे बुदबुदाई, अम्मी एक काम अधूरा छोड़कर तुम अचानक ही बिना बताए चली गई। मैं इंतजार करती रही कि तू ठीक होगी, आंखें खुलेगी, मेरे निकाह का मसला हल करेगी, मगर नहीं। न जाने क्या जल्दी थी तुझे। पहले तो तुझे कभी किसी काम में जल्दबाजी करते नहीं पाया, कभी नहीं पाया था। इसलिए मैं निश्चिंत थी कि तू ठीक होकर घर जरूर आएगी, घर जरूर लौटेगी, मगर नहीं लौटी। न जाने क्या था तेरे मन में जो नहीं लौटी। अब तू ये बता, मैं मुन्ना से निकाह के लिए किससे सलाह मशवरा करूं? तुझसे। बोलना, चुप क्यों है? मेरे होंठ बार बार फड़क रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कुछ पलों के अंतराल पर वह पारदर्शी मोती बन टपकते भी जा रहे थे। पहले वह आंखों की पलकों की बाउंड्री फलांग कर मेरे गालों पर कूदते, फिर बिना एक पल गवाए पलक झपकते ही कूद जाते थे मेरी छातियों पर, उन्हें भिगोकर मानो मेरे हृदय में जल रही आग को शांत करने में जुटे हुए थे। सांत्वना दे रहे थे कि नहीं बहन जी, जाने वालों के लिए आंसू नहीं बहाया करते, उनकी आत्मा को ऐसे कष्ट देने से क्या फायदा। वह जाने से पहले तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने, आगे बढ़ने, अपने हिसाब से अपनी बहुरंगी दुनिया बनाने, जीने की कुव्वत तो दे ही गई है। वह तो अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी करके गई है, फिर ना कि उन्हें क्यों परेशान करना चाहती। मेरे होंठ फड़कते ही जा रहे थे, गुफ्तगू बढ़ती ही रही कि अम्मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर तू होती, मैं मुन्ना से निकाह की इजाज़त मांगती तो तू क्या करती, क्या कहती। एक बार मन कहता है कि तू बिना किसी हील उज्जत के कहती कि तू उसके साथ खुश रह सकती है, तो यही सही। जो नसीब में लिखा है मेरे तेरे वही हो रहा है। जिस तरह तू मुन्ना के साथ बाराबंकी से लेकर काशी तक जाने आने दे रही थी, जिस तरह उनके साथ काम करने दे रही थी, उनके सारे परिवार के साथ जाना आना बनाई हुई थी, उससे तो मैं यही मानती हूँ। अम्मी मन के किसी कोने में यह भी तो जरूर है कि तू मुन्ना से निकाह की बात सुनते ही भड़क उठती है, आग बबूला होकर मुझे दुनिया भर की लानत मलामत भेजती, और तब मैं तुझसे गुजारिश करते हुए कहती कि अम्मी, आधा जीवन तो बीत गया यही सब करते देखते, और तेरी बड़ी अम्मी और दोनों छोटी अम्मियों की तबाह हुई, तिल तिल कर तल्ख हुई जिंदगी को देखते देखते हुए। तुम बताओ ना, तलाक की आग में झुलसी तीनों अम्मियाँ कहाँ हैं? उनके बच्चे कहाँ हैं? किस हाल में हैं? अम्मी, आज भी आसिफ, नसीब, मेरे दोनों प्यारे छोटे भाई मुझे याद आते हैं। बड़ी अम्मी के या दोनों बेटे मुझे कितना प्यार करते थे। सगे वाले तो मारने पीटने के अलावा कभी दो बोल भी प्यार से नहीं बोलते थे। जिस दिन भी आसिफ या नसीब में से कोई भी मुझे छू लेता था, बात कर लेता था, उस दिन भाई लोग उनको किसी न किसी बहाने से मारे पीटे बगैर चैन से बैठते नहीं थे। अम्मी, क्या तुम भूल गई कि किस तरह ठिठुरती अंधेरी रात में अब्बू ने बड़ी अम्मी को 3 पल में तलाक देकर आसिफ, नसीब सहित घर से धुतकार कर बाहर कर दिया था। फिर तब से आज तक उनका पता नहीं है। मुझे बिरंजी कहकर प्यार करने चिढ़ाने वाले मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? बताओगी? अम्मी, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी गुजारिश मान ले। मैंने थोड़ी सी ही बची जिंदगी के लिए जो खुशी ढूंढी है, अपने लिए वह मुझसे ना छीन। मैं पक्का यकीन दिलाती हूँ कि मेरी यह खुशी कभी मुझे धक्के मारकर ठिठुरती रात में सड़क पर नहीं फेंकेगी। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ
अम्मी की तू जाने की जल्दबाजी ना करती तो मैं अगले कुछ ही महीनों में तेरी गोद में एक खूबसूरत सा महकता फूल देती, जिसकी खुशबू से तेरी दुनिया महक उठती। तेरे बचपने से उदास उजाड़ इस घर की दरो दीवार खिलखिला उठती। दुनिया की यह सबसे बेशकीमती खुशी हम दोनों के बीते दिनों के सारे दुखों पर भारी पड़ती। मगर मेरी बदकिस्मती देख अम्मी की तू जल्दबाजी कर गई और मैंने भी घबराहट जल्दबाजी में अपने दिल के टुकड़े को दुनिया जहाँ के सबसे खूबसूरत फूल को खिलने से पहले ही बेदर्दी से तोड़कर मसल कर फेंक दिया। हमें इसकी सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी ना। खुद से ख्यालों में ही हो रही हमारी बातें इतनी परवान चढ़ी कि आखिरकार बुदबुदाते हुए मैं फूट कर रो पड़ी। यह भी ख्याल नहीं किया कि बरसों के मेरे दुश्मन दरवाजे के उस पार सुन रहे होंगे। क्या हैरानी जो मेरी ही तरह दरवाजे पर आके खड़ा मुझे इस हालत में देखने लगे। रोते रोते किस समय नींद में खो गई मुझे कुछ पता नहीं। जमीन पर ही रात भर पड़ी रही। यह कहकर बेनजीर एकदम शांत हो गई तो मैंने कहा, आपकी यह स्थिति तो बेहद खतरनाक थी। आप उन्हें बताती तो वो क्या कहते थे? उनसे कहने पर वो क्या बोले? तो वह बोली, मैं उन्हें नहीं बताती थी, सोचती कि वह और ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैंने कहा, आप बताती तो निश्चित ही वह आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाती, क्योंकि आप डीप डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच रही थी। तब बेनजीर बोली, उस समय इतना कहाँ सोचती थी। मुन्ना मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाते, यह कहने में आप इतना संकोच क्यों कर गए? मैंने हंसकर बेनजीर की यह बात टाल दी तो वह बोली, अगला पूरा 1.5 महीना मेरा और मुन्ना का काशी प्रस्थान की तैयारियों में निकल गया। मुन्ना को कई बार वहां जाना पड़ा। जायदा को मकान खाली करने के लिए कहा तो उसने कहा 3 महीने में अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है, ऐसे में कहाँ इधर उधर भटकेंगे। तो मैंने मुन्ना से सलाह मशवरा करके उसे 6 महीने के लिए मोहलत दे दी। मैं किराया बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मुन्ना ने कहा यह अच्छी बात नहीं होगी। ऐसे समय में हम उसे मदद नहीं कर सकते तो कम से कम कोई समस्या भी न पैदा करें। उन्होंने काशी चलने से पहले 2 और किराएदारों का इंतजाम भी कर दिया। काशी के लिए हमारी सारी तैयारियां हो गई। हमारी कोशिश कम से कम सामान ले चलने की थी। हर कोशिश के बाद भी हम दोनों का सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, जबकि मैंने काम भर के अलावा बाकी सारा सामान एक एक करके बेच डाला था। मुझे अम्मी के उस बक्से में से सोने चांदी के बहुत सारे गहने मिले, जिसे मैंने कभी भी अम्मी को खोलते हुए नहीं देखा था। बहनों की शादी के थे जो शादी के टूटने के बाद धरे के धरे रह गए थे। कुछ पुराने भी थे जो अम्मी के रहे होंगे। बहुत से सामानों को बेचते, कबाड़ी वाले को देते हुए मेरी आंखें बार बार भर आई थी। बड़ी बड़ी तकलीफों के समय इन्होंने घर की मदद की थी, और इतना ही ज़्यादा तकलीफों के साथ उन्हें खरीदा भी गया या जुगाड़ करके लाया गया था। लेकिन मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा सामान निकालने के बाद जो बचा देखकर मुन्ना ने कहा, इतना सामान लेकर ट्रक, ट्रेन या बस से चल नहीं सकते, और यह इतना भी नहीं है कि मिनी ट्रक भी की जाए। तो मैंने पूछा, कैसे करेंगे फिर? तो वह बोले, देखता हूँ, चलना तो है ही, चाहे जैसे। 2 दिन की दौड़ धूप के बाद मुन्ना को एक 30 सीटर ट्रैवलर बस मिल गई, जो किसी पार्टी को छोड़कर वापस जा रही थी। कुछ घंटे बाद ही काशी के लिए रवाना होने वाली थी। उसी को तय कर लिया जिसमें सारा सामान आराम से जा सकता था, और देर रात तक निकलने के लिए तैयार भी हो गया। मुन्ना और मैं नहीं चाहते थे कि दिन में मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर दुनिया भर की कहानी कथा कहें, सुने और सुनाए। जब रात 1 बजे हम निकले तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। निकलने से पहले मैं जायदा रियाज को देखना नहीं भूली। अब
उस दरवाजे के पास वह बड़ा बक्सा नहीं था जिस पर बैठकर मैं उनके कमरे में उनको झांका देखा करती थी। आखिरी बार खड़े खड़े ही देख रही थी। हमेशा की तरह लाइट जल रही थी। बेटा सुरक्षित दीवार की तरफ सो रहा था। वह दोनों भी बहुत ही ज्यादा रोशनी की तरह बहुत ज्यादा बेपरवाह थे। जायदा लेटी थी, रियाज आदि लेटा सा उसी के बगल में। चेहरे से चेहरा मिलाकर दोनों कुछ बातें कर रहे थे। रियाज का हाथ, एक हाथ जायदा की छाती पर खुले खेल तमाशे कर रहा था और एक हाथ बहुत बड़े गुंबद से उभर आए पेड़ पर कुछ चित्रकारी कर रहा था। मुझे देर हुई तो बुलाने मुन्ना आ गया। आहट सुनते ही मैं तेजी से मुड़कर उस तक पहुंची। बड़ी हसरत से घर को देखा, ताला लगाया, उसे चूमा और बस में बैठ गई। मुन्ना के यहाँ से केवल उसके भाई बस तक आए थे। वह सबसे मिलकर आया था और कोई भी घर से बाहर नहीं आया। बस चलने लगी तो मेरे तो सारे भाई एक बार फिर गले मिले। मुझे भी दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भरी भरी आंखों से 2 बार पीछे मुड़कर घर को देखा कि जिसमें एक समय इतने लोग थे कि रहने को जगह कम पड़ती थी और आज आलम यह है कि कोई रहने वाला नहीं रह गया। यह घर मुझसे कम बदनसीब नहीं है। इसने कभी किसी को एक पल को भी साथ नहीं छोड़ा, कभी किसी का, हमेशा सबका साथ दिया। एक मैं ही अकेली बची थी। आज मैं भी इसे अकेला छोड़ हमेशा के लिए जा रही हूँ। बस ज्यों-ज्यों स्पीड पकड़ रही थी, मेरे आंसुओं की लड़ियां भी गालों को छू छू कर नीचे बढ़ती जा रही थी। मुन्ना ने अचानक ही मेरी हिचकी सुनी तो मेरे सिर को अपने कंधे पर झुका लिया। उसे धीरे धीरे सहलाता रहा। वह सारी बातें समझ रहे थे, इसलिए बोलने के बजाय मुंह सांत्वना देते रहे। वह समझ रहे थे कि बात करने पर मैं और ज्यादा भावुक होंगी। हम दोनों एकदम पीछे वाली लंबी सीट पर बैठे थे। हमारे अलावा बस में ड्राइवर और क्लीनर एकदम आगे थे। मैं अपना घर, बचपन, जवानी की यादें पीछे और पीछे छोड़ते हुए खुशियों का अपना एक नया घर बनाने काशी की ओर बढ़ी जा रही थी, जहां मुझे उन स्थितियों का भी सामना करना था जिनके विषय में मैंने सोचा भी नहीं था। बेनजीर फिर कहीं खोने लगी तो उन्हें अपने ही साथ बनाए रखने के उद्देश्य से मैंने बात जारी रखते हुए कहा, अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछोड़ने जैसा दुखदायी होता है उस घर, स्थान, मोहल्ले को छोड़ना जहां जन्म से लेकर युवावस्था तक लंबा समय भी था, क्योंकि इतने लंबे समय में इन सब से भी एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। उसे छोड़कर हमेशा के लिए अन्यत्र जाना एक तरह से रिश्ते को तोड़ना होता है। इस टूटने की पीड़ा इतनी तीखी होती है कि मन चीत्कार करने लगता है, रोम रोम रो उठता है, इतना कि आंसुओं का दरिया बहने लगता है जिसे पार कर निकलना दहकते अंगारों पर चल कर निकलने जैसा होता है। और आप पूरी बहादुरी से निकली, यह बहुत बड़ी बात थी। मेरा प्रयास सफल रहा। बेनजीर बात आगे जारी रखती हुई बोली, अगले दिन करीब 10 बजे सुबह हम अपनी मंजिल चेतगंज के करीब पहुंचे तो खिड़की से बाहर मेरी नजर सामने से आ रहे एक जोड़े पर पड़ी। वह जोड़ा एक झोले में घर गृहस्थी का कुछ सामान लिए हंसते बतियाते सामने से चले आ रहा था। उसे देखकर मैं घबरा उठी, धड़कनें बढ़ गई। घबराहट में उस ओर इशारा करते हुए मुन्ना से कहा, उधर देखो। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, अरे या तो अपने मोहल्ले के एडवोकेट दीक्षित का बेटा है। मैंने कहा, अब क्या होगा? मैं घबरा कर बोली, लखनऊ छोड़कर यहाँ है, यहाँ भी वहीं के लोग पहले से हैं। तो वह बोले, अरे पगली कुछ नहीं होगा, देख नहीं रही हो ये दोनों मियाँ बीवी कितने खुश हैं, अपने में मस्त हैं, किसी की परवाह नहीं। हमें भी किसी की परवाह नहीं करनी, बहुत कर लिया। अब हम भी अपनी दुनिया में इससे ज़्यादा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। दुनिया अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे।
बस इतनी सी बात है, ये दोनों तो हम दोनों से बहुत आगे हैं। हमारे पथ के प्रथम प्रतीक हैं, हमारे पथ के प्रथम पथिका हैं। इतनी सी बात में छिपी है अपनी दुनिया, अपनी खुशी। मुन्ना ने इतना कहकर मुझे बगल में और करीब सटा लिया। बस हमारी मंजिल से 15 मिनट की दूरी पर थी कि तभी न जाने क्या हुआ कि गाड़ियों और लोगों की रफ्तार एकदम धीमी हुई, फिर एकदम से ठहर गई। जो जहां था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। देखते देखते जाम इतना लंबा हो गया कि आगे पीछे जहां तक नजर जाती थी वहां तक सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा था। मैंने मुन्ना से पूछा, यह अचानक क्या हो गया, क्यों रुक गए सब? तो वह बोले, पता नहीं, ड्राइवर से पूछता हूँ, यहीं का है, उसे आइडिया होगा। मुन्ना ने ड्राइवर से पूछा लेकिन वह भी कुछ नहीं बता पाया। उसने भी यही कहा, मालूम नहीं आगे कुछ क्या चल रहा है, पता नहीं क्या है। तभी क्लीनर बोला, कौनो नेता वेता का जुलूस होगा, सालों के पास आदमी तो होते नहीं, दर्जन भर लोगों को लेकर जानबूझ के ऐसे टाइम पर ऐसे ढंग से सड़क पर निकलेंगे कि रास्ता जाम हो जाए और पेपर टीवी में फोटो छपे कि पूरी सड़क पर सब इन्हीं की भीड़ चल रही थी। सड़क पर यह सब के सब इन्हीं के चेला है, भड़वे सालों की तू। क्लीनर ने इसके साथ ही अपनी ठेठ बनारसी स्टाइल में कई गालियां दे डाली। ऐसे बोला जैसे शाबाशी दे रहा हो। कुछ पता नहीं चला तो वो मेरे पास आकर बैठ गए। जाम बढ़ते जाने के कारण गाड़ियों के इंजन हॉर्न, लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। मुन्ना ने कहा, अजीब बेवकूफ हो गए, जब जाम लगा हुआ है, एक कदम भी आगे बढ़ने की जगह नहीं है, तब भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा उस कार वाले पर गुस्सा आ रही थी जो बस के ठीक पीछे था और बार बार हॉर्न दे रहा था। उसने खिड़की से सिर बाहर करके आते जाते कई लोगों से पूछा कि जाम क्यों है, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। देखते देखते आधा घंटा निकल गया। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। हमारी आशंका बढ़ने लगी कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। फसाद में सबसे पहले लोग गाड़ियों को ही निशाना बनाते हैं। मुझे गंगाराम द्वारा बताया गया मदनपुरा का दंगा याद आ गया, जिसमें उसके बाबूजी की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। मेरे चेहरे पर पसीना देखकर मुन्ना ने बाहर देखते हुए कहा, परेशान ना हो, पुलिस आ गई है। तभी लोगों और गाड़ियों का शोर और भी बढ़ गया। लोग इधर उधर भागने लगे। बस के सामने की तरफ से लोगों का ज़्यादा आना शुरू हो गया। हर तरफ भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। फुटपाथ गाड़ियों के बीच उन्हें जहाँ भी जगह मिल रही थी वो वहीं से आगे भागे जा रहे थे। जितना तेज हो सकता था उतना तेज निकल रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या होगा? तभी थोड़ी ही दूर पर कहीं फायर की आवाज़ हुई, साथ ही चीख चिल्लाहट और तेज हो गई। मैं बेहद डर कर बोली, सुनो, सब इधर उधर भाग रहे हैं, आगे खतरा है, चलो हम लोग भी उतर कर चलते हैं, आगे ना जाने कितना बड़ा फसाद हो रहा हो। मैंने कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो, इतना सामान लेकर कहाँ भागेंगे, देख रही हो कि निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारी बातों के बीच ही 2 फायर और हो गए। मैं रुआसी होगी। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, सामान छोड़ दो, यहीं इनका नंबर है ही, जिंदा रहेंगे तो संपर्क करके ले लेंगे। मेरी बात क्लीनर ने सुन ली। वह ड्राइवर से पीछे निकासी वाली दरवाजे की से लगी सीट के पास खड़ा था। बाहर की हालत देखकर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहन जी आप परेशान ना होइए, बाहर मुश्किल में पड़ जाएंगी, पुलिस आ गई है, या हंगामा बस खत्म ही समझिए। उसकी बातों से मैंने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन जब मैंने देखा कि कार या बाइक जैसी गाड़ियों के जो भी लोग थे वो अपनी अपनी गाड़ी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, बस के ठीक पीछे वाली कार के जो लोग थे कुछ देर पहले तक हॉर्न बजा बजा कर आफत किए हुए थे, वो अभी भाग गए हैं। तो मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई कि मुन्ना को कहना पड़ा, इतना डरने से काम नहीं चलता, जो होगा देखा जाएगा। क्लीनर ने भी अपनी ही सीट से फिर चिल्ला कर कहा, अरे बहन जी नाक परेशान हो रही है, कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक के बाद एक फिर कई फायर हुए। फिर जो भगदड़ मची हुआ मैंने
निश्चित ही मुन्ना ने भी जीवन में पहली बार देखी थी। अब ड्राइवर क्लीनर भी परेशान दिखने लगे। मुन्ना भी सहम उठे कि बस में ही रुके रहे या अन्य लोगों की तरह यहाँ से भागे। चारों तरफ एक नज़र डालकर उन्होंने कहा, परेशान मत हो यार दोनों, जब तक बस में हैं तब तक हम भी हैं। अगर यहाँ निकलेंगे तो हम भी यहाँ से चल देंगे, सामान यहीं पड़ा रहेगा, बस सुरक्षित रहेगी तो सामान भी सुरक्षित मिल जाएगा, नहीं तो समझ लेंगे कि हम खाली हाथ ही लखनऊ से आए थे। वहाँ पहुँचते ही बड़ी कठिन निराशाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। मैंने बेनजीर को बीच में ही रोकते हुए कहा तो वह बोले हाँ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मुन्ना ने इसके बाद ड्राइवर क्लीनर से पूछा कि रुके रहना ठीक है या यहाँ से निकलेंगे। ड्राइवर ने बड़ी दृढ़ता से कहा, भाई साहब जब तक गाड़ियों सड़क पर एक भी आदमी है तब तक हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर सब गए तो हम भी निकलेंगे, आप लोग भी निकल लेना। आप लोग यहाँ से निकल कर किधर जाएंगे? मुन्ना ने पूछा तो वह बोला, पीछे ही जाएंगे, जहाँ बवाल नहीं होगा वहीं जाकर रुकेंगे। पहली बात तो भाई साहब, जब तक दंगाई गाड़ी में आगजनी नहीं करने लगेंगे तब तक तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। भाई साहब मेरा प्राण है, मेरी यह गाड़ी, अभी किस्तें भी पूरी नहीं भर पाया हूँ, इसलिए जब तक जान पर नहीं बनाएगी तब तक तो छोड़कर नहीं जाऊँगा। आपसे भी यही कहूँगा कि घबराइए नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्दी ही कंट्रोल में हो जाएगा सब। यहाँ से चेतगंज अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, चेतगंज में अपने जो भी रिश्तेदार हैं परिचित हैं उनसे बात करें, पता करें कि वहाँ पर क्या हाल है। मैं भी अपने लोगों को फ़ोन करता हूँ, पता करता हूँ कि कहाँ पर क्या हाल है, जैसा होगा फिर वैसा ही करेंगे। मुन्ना ने मकान मालिक से बात की तो उसने बताया कि उन्होंने बताया कि इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जाकर मुन्ना को राहत मिली। तब तक क्लीनर ने भी 2-4 लोगों से बात कर ली थी। पता चला कि आगे लौरा बीर के पास जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ की छात्राओं के साथ कुछ लफंगों ने छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे छात्राओं ने विरोध स्वरूप रास्ता जाम कर दिया था। उनके समर्थन में कुछ और कॉलेजों के स्टूडेंट भी आ गए, जिससे हंगामा ज़्यादा हो गया। इस हंगामे में कुछ अराजक तत्वों ने फायदा उठाते हुए देसी हथियारों से फायर करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने सख्ती से लाठियां भांज कर दौड़ा लिया। छात्रों का जाम लफंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद खत्म हो चुका है। जल्दी ये रास्ता खुल जाएगा। यह जानकर हमने बड़ी राहत महसूस की, लेकिन रास्ता खुलते खुलते आधा घंटा और लग गया। रास्ते में तमाम गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले। गनीमत यह रही कि जब बलवा शुरू हुआ तब हमारी बस वहाँ से दूर थी, पीछे थी। करीब होती तो वह भी अराजक तत्वों छात्रों के हमले का शिकार हो जाती। जब हम चेतगंज पहुंचे तो दिन काफी चढ़ चुका था। झुकती दोपहरी में मकान मालिक पत्नी के साथ गेट पर ही मिले। उन्होंने कहा, हमें चिंता हो रही थी कि कहीं आप परेशानी में न पड़ जाए। भोलेनाथ की कृपा आप पर रही, सही सलामत आ गए आप लोग। माथे पर तिलक लगाया मकान मालिक मुझे भले आदमी लगे, और उनकी पत्नी भी। गाड़ी से सामान उतार कर पहली मंजिल पर पहुंचाने में ड्राइवर, क्लीनर, मकान मालिक तीनों ने मदद की। कुछ ही देर में सब कुछ आसानी से पहुंच गया। ड्राइवर ने बहुत अच्छे से बात की। मुन्ना ने गंगाराम की तरह उसका भी नंबर ले लिया। इसी बीच मैंने रोक कर बेनजीर से पूछा, एक बात बताइए, रहने के लिए तो आपने लल्लापुरा कुछ बोला, फिर ये चेतगंज क्यों? बेनजीर ने कहा, हाँ, लेकिन मुन्ना जब वहाँ कई बार आए गए तो उन्हें लगा कि रहने के लिए चेतगंज ज़्यादा सही है। जो भी हो, आपके मुन्ना जी जीवन में बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कहने भर को भी कोई भी कमी महसूस हुई नहीं कि पहले की योजना में तुरंत संशोधन करने पर तत्पर हो जाते। यह सुनते ही बेनजीर बोली, जी हाँ, यह तो है, इसे मैं उनकी एक ताकत मानती हूँ। उनका काम करने का कुछ तरीका ये निराला है। चेतगंज पहुँचने से पहले मैं सोच रही थी कि वहाँ सब कुछ मेंटेन करने के लिए 2-3 दिन बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन मकान मालिक के नीचे जाते ही मुन्ना ने मुझे पूरा मकान दिखाया। 2 बड़े कमरे, लॉबी, एक बालकनी, नए ढंग का बना किचन,
बाथरूम मुझे बहुत अच्छे लगे। किचन से लेकर बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब जगह जरूरत की सारी चीजें लगी हुई थी, गृहस्थी का सारा सामान। उसे देखकर मैंने पूछा, तुमने तो सोफा, बेड, किचन, फ्रिज, टीवी, सारी गृहस्थी पहले ही जमा कर रखी, इतना सब कर डाला, बताया तक नहीं। आकर दोनों ही मिलकर साथ करते। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अकेले तुम कितना परेशान होगे, कैसे क्या होगा, तुमने यह सब ऐसा क्यों किया। यह सुनकर मुन्ना बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी आए तो यहाँ घर को सजाने संवारे में थक जाए संवारने में। मैंने सोचा कि जब तुम आओ तो सब कुछ तैयार मिले, इसलिए सब कर डाला। उनकी बातों से मैं एकदम भावुक हो गई, उन्हें बाहों में भर लिया। मुन्ना ने भी मुझे कस लिया, ऐसे ही लिए लिए बेड पर लेट गए। रास्ते भर सफर से हम दोनों बहुत थक गए थे, तो हमें बड़ा आराम मिल रहा था। मेरा सिर, आधा शरीर मुन्ना की छाती पर था, मेरी आंखें बंद थी। मुन्ना के दोनों हाथ मेरी पीठ, कमर को घेरे हुए थे। उनकी भी आंखें बंद थी। 5 मिनट भी ना बीता होगा कि मकान मालिक एकदम से हाथों में ट्रे लिए आ गए। हम एकदम हक्का बक्का कर उठ बैठे। मैं शर्म से दोहरी होकर मुन्ना के पीछे खड़ी हो गई। मुन्ना ने कहा, आइए आइए। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।